नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। डॉक्टर MP शर्मा को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। सत्यापन के 2 माह बाद भी अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित नहीं करने के खिलाफ जिले के कंप्यूटर अनुदेशकों ने जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में किया रोष प्रकट। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 15 सूत्री मांग पत्र के समाधान की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। जिला मुख्यालय पर हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज। विद्यार्थियों ने रैली निकालकर दी आमजन को यातायात नियमों की जानकारी। नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम नशा मुक्त हनुमानगढ़ का संदेश देने के लिए कल से करेंगे पद यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर MP शर्मा को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिला अस्पताल के पूर्व PMO व सेवानिवृत्त डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। वरिष्ठ सर्जन से दूरभाष पर संपर्क कर 3 लाख रुपए नहीं देने पर पिस्तौल से गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। इस घटना से चिकित्सकों में रोष है। धमकी देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर बुधवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उन्हें मांग पत्र सौंप वरिष्ठ सर्जन के जान माल की रक्षा करने की मांग की गई। सर्जन डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि वे टाउन में आदित्य हॉस्पिटल व SLG हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। उनके पास आसन दास नामक व्यक्ति, जो कि गली नंबर 4 इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है, अपनी पत्नी शीला रानी की बच्चेदानी के संदर्भ में दिखाने के लिए कई बार आया। उसने जांच कर शीला रानी के बच्चेदानी का ऑपरेशन करने की सलाह दी। आसन दास व शीला रानी की ओर से ऑपरेशन करवाने के लिए कहने पर ऑपरेशन की तमाम जांच इत्यादि करवाकर 18 नवंबर 2022 को ऑपरेशन किया जाना तय किया। उसने डॉक्टर सविता सोनी व डॉक्टर जगदीश खत्री के साथ मिलकर शीला रानी का ऑपरेशन किया। 3 दिन बाद 21 नवंबर 2022 को शीला रानी को डिस्चार्ज कर दिया गया। आसन दास अपनी पत्नी शीला रानी को बुखार होने का कहकर उसे फिर दिखाने आया। तब उसने उसे दवाई इत्यादि दे दी। पुनः जांच इत्यादि कर शीला रानी का इलाज किया, परंतु शीला रानी की तबीयत सही न होने के कारण शीला देवी का इलाज हायर सेंटर में करवाने की सलाह दी। आसन दास ने शीला रानी का श्रीगंगानगर में स्थित SN सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल व जयपुर में भी इलाज करवाया। आज से 45 दिन पूर्व शीला रानी का पति आसन दास उसके पास घर आया तथा उसे बताया कि शीला रानी स्वस्थ है, अब वह 3 लाख रुपए उससे लेगा। उस समय उसके हॉस्पिटल में कार्य करने वाला ओम प्रकाश भी मौके पर मौजूद था। उसने आसन दास को कोई भी राशि देने से इनकार कर दिया, तो आसन दास उसे भला बुरा कहते हुए वहां से चला गया। उसके बाद आसन दास उसके हॉस्पिटल में आया, तब वह बाहर गया हुआ था। तब आसन दास हॉस्पिटल में काम करने वाले ओम प्रकाश व विकास को धमकी देता हुआ चला गया कि 3 लाख रुपए नहीं दिए तो वह उसे जान से मार देगा। डॉक्टर शर्मा के अनुसार मंगलवार को आसन दास SLG हॉस्पिटल आया, तब वह अपने कमरे में मरीज देख रहा था। आसन दास ने डॉक्टर भूपेंद्र नारंग के पास जाकर कहा कि वह उसे 3 लाख रुपए लेगा, नहीं तो उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, उसे जान से भी मार सकता है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मंगलवार देर शाम करीब 7:30 बजे उसके मोबाइल नंबर पर आसन दास ने फोन पर धमकी दी कि अगर उसे 3 लाख रुपए नहीं दिए तो वह पिस्तौल से गोली चलाकर उसे जान से मार देगा। डॉक्टर शर्मा ने आरोप लगाया कि आसन दास जान से मारने का भय दिखाकर उसे 3 लाख रुपए ऐंठने की धमकी दे रहा है। आईएमए जिलाध्यक्ष डॉक्टर भवानी सिंह ने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सक को धमकी देने की घटना से समस्त चिकित्सक समुदाय में रोष व्याप्त है। आईएमए इस घटना की निंदा करता है। उन्होंने आसन दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के साथ वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के जानमाल की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग SP से की है। इस मौके पर पूर्व PMO डॉक्टर दीपक मित्र सैनी, डॉक्टर सुधीर डूडी, डॉक्टर SS गेट सहित कई चिकित्सक मौजूद थे। 18 नवंबर को मैंने एक मरीज शीला रानी ऑपरेशन किया था। उसकी बच्चेदानी में बाहर भी प्रोलेप्स था और उसकी काफ़ी दिक्कतें थी। वो करीब 6 महीने से मेरे टच में थी, दिखाते थे और बाद में उसकी इन्फेक्शन था, वो ठीक हो गया। और डॉक्टर्स को भी दिखाया, सभी ने ऑपरेशन की सलाह दी। मेरे पास 18 तारीख को उसका ऑपरेशन किया, 3 दिन बाद में उसको डिस्चार्ज किया था और 27 तारीख को वापस आई। वो थोड़ी कंप्लेंट लेके उसको फिर ट्रीटमेंट किया, ठीक हुई। उसके बाद में फिर दोबारा वो आई तो मैंने एक दिन नारंग हॉस्पिटल में उनको देखा तो उसका इलाज किया, पर यहाँ पे सारी जांच संभव नहीं थी तो उसको मैंने गंगानगर भेज दिया। तो उसको हायर सेंटर के लिए कहा तो फिर वो गंगानगर SN सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे उनका इलाज हुआ। वहाँ पे फिर उनके इशू क्या रहे मुझे नहीं पता, ऐसे क्या, तो वो उसको जयपुर भेजा महात्मा गांधी ने। वहाँ पे वो नॉन चिरंजीवी में 2 दिन एडमिट रही, तो वहाँ पे डॉक्टर उन्होंने भी उसकी काफ़ी मदद करी। मैंने भी मालिकों से कहा कि गरीब आदमी है, उसकी हेल्प करो, उसको चिरंजीवी में करो। बाद में उसका इलाज चिरंजीवी में हुआ और वो ठीक होकर आ गई। तो उसके बाद में उस बीच उसके कुछ लोग मेरे से मिलने आए कि बहुत गरीब आदमी है। वो आदमी गरीब ही था, तो मैंने उसकी काफ़ी हेल्प भी करी। उसकी माँ ने आके कहा कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, तो उन्होंने खाने का प्रबंध कराया। गंगानगर में मेरे दोस्तों के उसको फाइनेंशियली भी काफ़ी
सपोर्ट करवाई और मैं हर तरह से मरीज़ के साथ ही था लास्ट मोमेंट तक। अब वो 5-6 दिन पहले घर पे आया, आके मेरे को बोला कि मैं तो उससे हंस की बात कर रहा था, मरीज़ ठीक हो गई, कहता ठीक तो हो गई पर मेरे 3 लाख रुपये लगे बोला। मैंने पैसे कि नहीं 3 लाख लगे, तो मैंने उसको ऐसे ही बात करेंगे कि नहीं बात नहीं करनी, बखेड़ा नहीं करना, हाँ पर मेरी बात है पैसे दो। फिर वो चला गया वहाँ से। 2 दिन बाद में फिर उसका फ़ोन आया तो मैं बाहर था, जयपुर गया हुआ था। मैंने बाद में आके बात करें, मैं टालता रहा उसको, कभी उसको गुस्से में नहीं कहा। फिर 2 दिन पहले मैं बाहर गया था रणथंभौर, फिर उसका फ़ोन आया तो वो घर पे आगे कह के गया कि पैसे नहीं देंगे तो मेरे को लेने आते। साथ में ये भी कहता रहा मेरी दुकान के कागज़ ले लो ये तो। फिर कल वो नारंग हॉस्पिटल में आया, मैं जहाँ पे SLG हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पे सर्जरी करता हूँ। ये सर्जरी आदित्य हॉस्पिटल में करी थी, तो वहाँ पे नारंग साहब को भी कह गया कि डॉक्टर साहब को मेरे को पैसे देने नहीं तो मैं लेने आता है, धमकी जो भी। शाम को वो मेरे घर जाके बैठ गया, मैं बाहर गया हुआ था, तो उसका पापा तो घर पे नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया तो उसने सीधी धमकी दी कि मैं तो मरा हुआ यूँ मार दूँगा आपको, तो मैंने जो भी किया और मेरे को 3 लाख रुपये दे, 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा, नहीं तो मैं कट्टा ले आऊँगा, गोली मार दूँगा। तब तक मैं इसको यूँ देखता रहा, कोई बात नहीं, गरीब आदमी है क्या दिया होगा, पैसे अपने लग गए, कोई बात नहीं, इतनी मरीजों में तो। लेकिन लाइटली लेता रहा, लेकिन जब धमकी दी कि मार दूँगा कट्टा, तो मुझे इस हिसाब से दरखास्त दी है, FIR उसके बाद। हमारे डॉक्टर MP शर्मा जी जो PMO भी रह चुके हैं, बहुत अच्छा काम किया है, वरिष्ठ सर्जन है। उन्होंने एक मरीज का ऑपरेशन किया था जो कि बाद में उसके इन्फेक्शन हुआ और उसका इलाज भी उन्होंने करवाया, वो मरीज भी अब ठीक है। अब उस मरीज का अटेंडेंट आसन दास इनके घर आकर इनको फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दे रहा है और 3 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। इससे बड़े बुरी तरह ये डरे हुए हैं, इनका परिवार डरा हुआ है। हम सारे चिकित्सक इनके साथ हैं। आज SP साहब से मिलकर उनको ज्ञापन दिया है कि दोषी को गिरफ्तार करें, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं MP शर्मा जी के साथ हैं, उनके साथ हर उसमें खड़े रहेंगे। शर्मा जी के द्वारा किया गया एक ऑपरेशन था, इसमें मरीज को सभी संभावित दुष्परिणामों के बारे में अवगत करवाया हुआ था। ऑपरेशन के बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया था। फिर किसी कारणवश तबीयत बिगड़ी तो मरीज को उचित इलाज दिया गया, आवश्यकता होने पर हायर सेंटर भी भेज दिया गया था। मरीज ठीक भी हो गया, पर मरीज के परिजन इससे संतुष्ट नहीं हो रहे थे। उनको सारी बातें समझा दी गई, पर लास्ट में उन्होंने पैसे ऐंठने के लिए उनको धमकी देनी चालू कर दी कि अगर हमें पैसे नहीं दिए गए 3 लाख रुपए हम आपको जान से मार देंगे। इस कारण हमारा समस्त चिकित्सक समुदाय आहत है और भय कि इस माहौल में काम करना मुश्किल है, क्योंकि मरीज के रिश्तेदार डॉक्टर साहब के घर पे जाकर के भी उनको धमकियाँ देने लग गए थे। इस कंडीशन में हम सारे IMA के डॉक्टर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं और SP साहब को ज्ञापन दिया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए और डॉक्टर्स को है वो सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि हम आराम से अपना कार्य कर सकें। सत्यापन के 2 माह बाद भी अंतिम परिणाम घोषित नहीं करने के खिलाफ जिले के कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट के प्रांगण में रोष प्रकट किया। कंप्यूटर के नाम पर झूठी राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंतिम परिणाम जारी करो, जारी करो, जारी करो। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करो, जारी करो, जारी करो। सत्यापन के 2 माह बाद भी अंतिम परिणाम घोषित नहीं करने के खिलाफ हनुमानगढ़ जिले के कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में रोष प्रकट किया। मांग के संदर्भ में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजकर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की गई है। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि 18 जून 2022 को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का पहला पेपर हुआ। 31 अगस्त 2022 को परिणाम घोषित हो गया। सत्यापन के 2 माह बाद भी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का परिणाम सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया। मार्च में परीक्षा होनी है, लैब खाली पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार डिजिटल के नाम पर झूठी राजनीति कर रही है। सरकार कह रही है कि वह राजस्थान को डिजिटल करना चाहती है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। वर्तमान में राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर के अध्यापक तक नहीं है। लैब में रखे कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं। बच्चे कंप्यूटर शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन स्कूलों में अध्यापक ही नहीं है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं दी जा रही। अभ्यर्थियों को दर दर की
की ठोकरें खानी पड़ रही है। प्रदेश में हालात ये है कि पहले तो अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब परीक्षा की घोषणा होती है, परीक्षा के बाद नियुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सरकार संवेदनशीलता के नाम पर झूठी राजनीति कर रही है। वह युवाओं को नौकरी देने के मामले में जरा भी गंभीर नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि शीघ्र अतिशीघ्र अंतिम परिणाम जारी कर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर उन्हें राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इससे प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के लाखों विद्यार्थियों को कंप्यूटर के शिक्षक मिल सकेंगे। जल्द अंतिम परिणाम जाने की स्थिति में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर तनुप्रिया, राजपाल, विकास, आकाश, प्रिया, रणवीर सहित कई अभ्यर्थी मौजूद रहे। 3 जून से हमारा एग्जाम हो चुका था और उसका रिजल्ट भी 31 अगस्त को आ चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए को 60 डेज यानी कि अक्टूबर में हुआ था। स्टिल अभी फाइनल रिजल्ट या प्रोविजनल लिस्ट या फिर नॉट एलिजिबल लिस्ट कुछ तो आना चाहिए था। हम कब तक वेट करें? अपनी जॉब्स छोड़ के हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो सरकार से ये एक अनुरोध है हमारा कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप हमें हमारा जो भी हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक हमें पहुँचाने में हेल्प करें। आज हनुमानगढ़ जिले से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी जो आज अंतिम परिणाम जारी करने की मांग को लेकर के कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन करके हमने ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री जी के नाम। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार जिस तरीके से कहती है कि हम शिक्षा को लेकर के बढ़ावा दे रही है, आप झूठ बोल रहे हो मुख्यमंत्री महोदय। अभी 2 महीने हो गए वेरिफिकेशन के, परंतु आज भी अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ। ये नहीं कि ये बेरोजगारों की लड़ाई है, ये लड़ाई उस बच्चे की है जो बच्चा कंप्यूटर शिक्षा पढ़ता है। आज उसकी लैब, आज उसकी पढ़ाई, उसका बस्ता, उसकी किताब अधूरी है और लाखों राजस्थान का अभ्यर्थी कंप्यूटर का विद्यार्थी आज तरस रहा है एक मास्टर के लिए। और जो मास्टर में चयनित हो गए जो लोग, वो अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं। ये न्याय ठीक नहीं है। इसलिए हमने आज हनुमानगढ़ से ये संदेश दिया राजस्थान सरकार को, अगर समय रहते हमारी बात नहीं मानी, जल्द अंतिम परिणाम जारी नहीं किया तो ये लड़ाई हनुमानगढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान में, जयपुर आ रहे हैं हम और पूरे राजस्थान के अंदर युवाओं को एक साथ लेकर के, ये ठीक नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो राजस्थान डिजिटल हो, राजस्थान की शिक्षा तकनीक शिक्षा और आगे बढ़े, अगर आप चिंता होती, लावारिश नहीं है कंप्यूटर का अभ्यर्थी, आप मनमर्जी की राजनीति करो, जल्द अंतिम परिणाम जारी करो। अगर नहीं परिणाम जारी करते हो तो ये लड़ाई आज से शुरू है और जल्द जयपुर पर बड़ा प्रदर्शन होगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 15 सूत्री मांग पत्र के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, पंचायती राज व सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के लिए समान काम समान वेतन की नीति लागू कर पूर्व के वेतनमानों में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण करने की मांग की। इस मुख्य मांग सहित 15 सूत्री मांग पत्र के समाधान के लिए महासंघ ने बुधवार को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार महासंघ की ओर से पिछले 4 सालों से शासन एवं सरकार में सक्षम स्तर पर ज्ञापन एवं मांग पत्र देकर मांगों के निस्तारण के लिए बार बार निवेदन किया जा रहा है। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने 16 नवंबर 2022 को मुख्य सचिव को ज्ञापन प्रेषित कर 30 नवंबर तक मांगों का निस्तारण करने का अनुरोध किया था। मांगों का निस्तारण नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद मांगों का निस्तारण तो दूर, महासंघ से वार्ता तक भी नहीं की गई, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न मुलाकातों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए संवाद में महासंघ की मांगों को उचित मानते हुए बार बार निस्तारण का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा महासंघ के घटक संगठनों की ओर से किए गए आंदोलनों में शासन तथा सरकार की ओर से सहमति तथा समझौते तो किए गए, लेकिन एक भी समझौते की क्रियान्वयन नहीं की गई, जो कर्मचारी संगठनों के विरुद्ध छल में विश्वास तोड़ने की नीति को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले के 8 लाख कर्मचारियों में निराशा तथा क्रोश का माहौल बन रहा है। इससे आहत होकर महासंघ ने आंदोलन का आगाज किया है। आंदोलन के प्रथम चरण में 15 दिसंबर 2022 को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सरकार को भिजवाए गए। बुधवार को प्रदेश के सभी उपखंड अधिकारियों के मार्फत पुनः ज्ञापन सौंपे गए हैं। ज्ञापन अनुसार महासंघ का यह संघर्ष 15 सूत्री मांग पत्र की मांगे तथा घटक संगठनों के साथ बनी सहमतियों तथा समझौते लागू करने तक निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र पर निर्णय न करवाए जाने की स्थिति में प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों के हितों के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में आज राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक पर
धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत हनुमानगढ़ जिला में भी कार्यक्रम किया गया है। और हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक हनुमानगढ़ में आज हमने धरना प्रदर्शन कर श्रीमान उपचुनाव में 15 सूत्री मांग प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं 5वें और 6वें वेतन आयोग में जो विसंगतियाँ पैदा हुई है उनको दूर करना, और सुविधा पे जो कर्मचारी है सुविधा पर खत्म करना, उनको नियमित किया जाए। 9, 18, 27 के लिए चयनित वेतनमान 7, 14 और 21 देने के लिए, और कोरोना काल में जो दिए सरकार ने हमारा नहीं दिया है उसके लिए, और जो ग्रामीण कर्मचारी हैं उनके भत्ते देने के लिए, पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए, इस तरह हमारी 15 सूत्री मांग पत्र है जिसकी मांगें पूरी नहीं होने के कारण हमारा तरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, और जिसके तहत हमारा 13 तारीख को जिला मुख्यालय पर वाहन रैली है और 23 तारीख को जयपुर में महाआक्रोश रैली का आयोजन किया गया। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो फिर हम जोरदार आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की। जिला मुख्यालय पर बुधवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों की ओर से जंक्शन बाजार में रैली निकालकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। जिला मुख्यालय पर बुधवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। प्रथम दिन स्कूली बच्चों की ओर से बाजार में रैली निकालकर लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। रैली को जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक के पास से जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ व जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में शामिल बच्चों ने हाथों में उठाई यातायात नियमों की पालना संबंधी नारे लिखी तख्तियों के जरिए दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन न चलाने सहित यातायात के अन्य नियमों की पालना करने के लिए जागृत किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 17 जनवरी तक चलेगा। इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने कहा कि हादसों में कमी लाने के लिए जरूरी है कि वाहन चालक सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करें। इसी उद्देश्य से हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। उन्होंने वर्तमान में छा रहे घने कोहरे में आवश्यकता होने पर ही वाहन चालकों से यात्रा करने की अपील की। यात्रा के समय फॉग लाइट जलाकर रखने का भी आह्वान किया। डीटीओ संजीव चौधरी ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान परिवहन विभाग की ओर से पुलिस विभाग के साथ मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित कर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की पालना के लिए जागरूक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि घने कोहरे के दृष्टिगत वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। हादसों में घायल होने वाले लोगों की जान बचाने वाले नागरिकों को पुरस्कृत किया जाएगा। योजनाओं की जानकारी देने के लिए फ्लैक्स बैनर लगाए जाएंगे, पंपलेट वितरित किए जाएंगे, सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पड़ रहे घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। इस सप्ताह के दौरान हादसों से बचाव के लिए ऊंट गाड़ी, ट्रैक्टर ट्राली पर रिफ्लेक्टर लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को फूल भेंट कर नियमों की पालना के लिए समझाइश की जाएगी। इसके अलावा सड़क सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन भी करवाया जाएगा। इसमें सड़क सुरक्षा नियमों की पालना के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित दुर्घटना स्थलों के आसपास के इलाकों में पुलिस के साथ संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर यातायात प्रभारी अनिल चिंदा, गिराज शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम दिन स्कूली बच्चों के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हेलमेट लगाकर वाहन चलाने, सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के विषय में यहाँ विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिख करके तख्तियों पर बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई, जिससे आम जन को अवेयर किया जा सके ट्रैफिक रूल्स किस तरह से फॉलो करें। सड़क की चिन्हीकरण किया हुआ है और चिन्हीकरण करके संबंधित डिपार्टमेंट PWD को अवगत करा दिया गया, NHI को अवगत करा दिया गया है। तो उसमें जो स्ट्रक्चरल सुधार होना है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। नगर परिषद से बात करके, चेयरमैन साहब से बात करके अगर कोई अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से एक अभियान चलाएंगे, जिसमें अतिक्रमण को, जो दुकानों के बाहर स्पेशली अतिक्रमण है, ताकि ट्रैफिक को स्मूथ चलाया जा सके। सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ है जो इस रैली के साथ किया गया है। इसमें जो सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता है, प्रवर्तन है और जो रिफ्लेक्टिव टेप अभियान आदि अभियान चलाए जाएंगे। इसके अलावा गुड्स मैरिटन जागरूकता के लिए भी कि जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति है उसको तुरंत अस्पताल पहुँचाया जा सके, तो उसको जो पहुँचाने वाले व्यक्ति के लिए जो 5,000 रुपये इनाम प्रशस्ति पत्र का प्रावधान, हाँ, लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मकर संक्रांति के दृष्टिगत बाजार में पतंगों की दुकानें सज गई हैं। पतंगबाजी के शौकीन लोगों ने बाजार में चाइनीज मांझे की बिक्री न हो, इसके लिए प्रशासन से पूरी सख्ती बरतने की गुहार लगाई है। प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। जैसा कि विदित है और मान्यता है कि इस दिन पूरे भारत में पतंगबाजी के शौकीन पतंग उड़ाते हैं। इस दौरान गज्जक, मूंगफली, रेवड़ी आदि की खूब बिक्री होती है। बाजार पतंगों और रेवड़ी मूंगफली की दुकानों से सरोबार रहते हैं। पतंगबाजी के शौकीन लोगों ने बताया कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना भारतीय परंपरा में शुमार है, लेकिन अब पतंग उड़ाने में प्रयुक्त किए जाने वाले धागे अर्थात रील, सिंथेटिक और चाइनीज आ गई है। इससे कई बार जानी नुकसान हो चुका है। पतंगबाजी के शौकीन लोगों ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि चाइनीज माजा, प्लास्टिक और सिंथेटिक माजा, आयरन एवं ग्लास के धागों के उपयोग पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनके कारण पक्षियों एवं आम लोगों का जनजीवन कई बार खतरे में पड़ चुका है। भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए जरूरी है कि मकर संक्रांति पर इस कानून को सख्ती से लागू किया जाए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मकर संक्रांति त्योहार है, वो पतंगों का त्योहार है और लोग इसमें चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चाइनीज मांझे से कोई पशु पक्षी भी कटते हैं, उनको भी बहुत हानिकारक है। और जैसे कि ये रोड एक्सीडेंट का भी एक सबसे अहम कारण है। जैसे कि बच्चे जो है वो मांझा खुला छोड़ देते हैं, जिससे कि आने जाने वाले वाहन जो खुले वाहन होते हैं, 2 पहिए वाहन होते हैं, बाइक होगी, स्कूटी होती, उनके गलों में आ जाती है डोर, जिससे उनका गला कट जाता है। साल में लगभग आराम से 20 से 40 मौत इस कारण से होती है। यह सिर्फ चाइनीज मांझे के इस्तेमाल के लिए है। हम आपको पतंग उड़ाने से मना नहीं करते, सरकार भी आपको पतंग उड़ाने से मना करती है, पर ये जो चाइनीज मांझा है, इसमें ये कांच से बना होता है, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। जो नॉर्मल सादा होता है, आप उससे पतंग उड़ाइए, बढ़िया त्योहार बनाइए, पर ये चाइनीज मांझा बैन करिए। प्रशासन से यही मांगते हैं कि चाइनीज मांझा ना इस्तेमाल करे और उसको बनाना ही बंद कर दे, क्योंकि यदि आप चाइनीज मांझा बनना ही बंद हो जाएगा तो ये इस्तेमाल ही नहीं होगा। नॉर्मल सी चीज है, सादे से उड़ाओ, और भी बहुत कुछ होता है। पतंग उड़ानी है, सारे उड़ाते हैं, हम मानते हैं एक त्योहार है, पर सादे से उड़ाओ। आप चाइनीज मांझा क्या है, इसको बैन करें, यही मेरे प्रशासन से मांग है। जैसे हर साल की तरह संक्रांत के इस बार भी हम धूमधाम से मनाए गए यहाँ पे, लेकिन इस साल भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो प्लास्टिक का मांझा है, यह सबके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं कि उनके कोई साधन वगैरह चलाते वक्त उनके लग जाए, गले कट जाए, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी, क्योंकि पशु पक्षी भी उड़ते हैं और उड़ाते वक्त उनके भी कटने का ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, अब मैं यही कोशिश करूँगा तो इस बार मैं कम से कम इसका यूज़ करूँ या फिर ना ही करूँ, ताकि अपने साथ साथ पशु पक्षी और सबका ध्यान रखें। प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि आप इस पर कार्रवाई करें और जितना हो सके इसको कम से कम करने की कोशिश करें। इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपने प्रयास से इसे बंद कराने का जितना हो सके कोशिश करें। शहर के जागरूक युवा और नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम की ओर से नशा मुक्त हनुमानगढ़ का संदेश देने के लिए रोजाना 10 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाली जाएगी। पद यात्रा का आगाज कल वीरवार से होगा।
शहर के युवा और नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम की ओर से नशा मुक्त हनुमानगढ़ का संदेश देने के लिए रोजाना 10 किलोमीटर पद यात्रा निकाली जाएगी। नशे के खिलाफ शुरू की जाने वाली इस पद यात्रा का आगाज गुरुवार को होगा, जो 30 जनवरी तक चलेगा। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आशीष गौतम ने बताया कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले की युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटक गई है। या तो वे नशा बेच रहे हैं या नशा समय कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ बेहद दुखद और चिंताजनक है। अपने रास्ते से भटकी युवा पीढ़ी को खेलों की तरफ मोड़कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने व हनुमानगढ़ को नशा मुक्त बनाने के लिए नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से इलाके में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत वे रोजाना 10 किलोमीटर नंगे पैर चलेंगे। इस पद यात्रा में 2 किलोमीटर का सफर शहरी क्षेत्र व 8 किलोमीटर का सफर ग्रामीण क्षेत्र तय किया जाएगा। पद यात्रा निकालने का मकसद हनुमानगढ़ की सभी संस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित कर नशे रूपी बुराई के खिलाफ लड़ाई करना है। आशीष गौतम ने बताया कि प्रशासन की ओर से भी नशे के खिलाफ मंशा अभियान शुरू किया गया है। सूचना देने के लिए 2 नंबर जारी किए गए हैं। वह नंबर पंपलेट पर छपवाकर शहर गाँव की गली गली में बांटे जाएंगे ताकि लोग नशे के खिलाफ जागरूक हों। उन्होंने बताया कि मंच के इस अभियान को लेकर शहर की कई संस्थाओं ने उसकी इस मुहिम का समर्थन किया। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे नशे के खिलाफ शुरू किए गए इस जागरूकता अभियान से जुड़े। नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से छपवाए गए पंपलेट को जगह जगह पहुंचाएं। समय की संस्था के माध्यम से भी पंपलेट छपवाकर बंटवाएं, लेकिन इस जागरूकता अभियान को रुकने न दे। यह अभियान हर शहर व हर गाँव की गली मोहल्लों तक पहुँचाया जाए। नशे पर अंकुश लगने पर ही अपराधों पर अंकुश लगेगा। इस दौरान बोलते हुए मंच के संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने कहा कि पिछले 5-7 सालों से केमिकल नशे का प्रचलन बढ़ गया है, जो सबसे चिंताजनक स्थिति है। 1-2 दिन ही यह नशा करने से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है। लगातार सिंथेटिक ड्रग्स के सेवन करने वाले शख्स की 3 साल में मौत हो जाती है। शंकर सोनी ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले का युवा भी इसकी चपेट में आ गया है। हनुमानगढ़ जिले में मुख्य तौर पर हिमाचल, दिल्ली व पंजाब से सिंथेटिक ड्रग की सप्लाई हो रही है। परचून की दुकानों पर नशीली गोलियां बिक रही है। महिलाएं तक नशा बेच रही है। कॉलेज की छात्राएं भी इस नशे की आदी हो चुकी है। इसलिए चिंता का विषय है। नागरिक सुरक्षा मंच ने इस आम समस्या को आम लोगों तक पहुँचाने व उन्हें साथ लेकर इसे सुलझाने के लिए अभियान शुरू किया। इतिहास देखें ना तो आज से 100 साल पहले या और उससे पहले हनुमानगढ़, गंगानगर, हरियाणा, पंजाब और यूपी के कुछ एरिया को हिस्ट्री में योद्धे के नाम से जाना जाता है। भाई यहाँ के जो लड़का कौमें थी विरोध कर देती थी, किसी भी चीज़ का विरोध कोई गलत, फिर हरियाणा को बनाया। अब अपने 2 जिलों इसी कारण से, क्योंकि और तो कहीं पे बोलने वाले लोग ही नहीं है, ठीक है। और अपने कोशिश करके अपने यहाँ के राज्यपाल से और पड़ोस बात करके, भाई हमारे यहाँ की सभी सामाजिक संस्थाएं एक छतरी के नीचे आपके साथ है, आप प्रयास करो, हम भी हमारी पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन इस समस्या का अपने समाधान। कल 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक जन जागरूकता अभियान नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर पर चलाया जा रहा है, जो नशा मुक्त हनुमानगढ़ विषय पर है। इसमें मैं निजी रूप से नंगे पैर चलूँगा और मेरे जो साथी हैं वो अपने जूते चप्पल पहनकर चल सकते हैं, और उनकी इच्छा है अगर वो नंगे पैर चलना चाहें। ये शहर में 2 किलोमीटर और हर पंचायत में 8 किलोमीटर रोज का सफ़र रहेगा। अधिकतर गाँवों से हमें समर्थन मिल रहा है। अभियान शुरू होने से पहले ही शहर की बहुत सी सामाजिक संस्थाओं ने हमें अपना रिटर्न में समर्थन दे दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और 19 दिन तक ये 12 जनवरी से 30 जनवरी तक अभियान चलेगा, और हनुमानगढ़ के तमाम नागरिकों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस मुहिम में साथ आइए और इस बुराई को मिटाने में सहयोग कीजिए। कल ये जिला कलेक्ट्रेट से शुरू होकर भगत सिंह चौक तक है। नशा मुक्त हनुमानगढ़ बनाना और सभी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना, ये मेरा उद्देश्य है। जिले की सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं जुगाड़ू वाहन। आमजन ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। जिले की सड़कों पर चल रहे जुगाड़ वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में बिना दस्तावेज के सड़कों पर जुगाड़ वाहन धड़धड़ाते हुए नजर आते हैं। जुगाड़ वाहन आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं। पिछले दिनों पल्लू के पास एक जुगाड़ बाइक की ट्रक के साथ टक्कर हो जाने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। जुगाड़ वाहन की मदद से पाइप, सरिया, लोहा, रेत, बजरी व ईंटें आदि की ढुलाई तो की जाती है, साथ ही इनमें दर्जनों की संख्या में यात्री बैठाकर उनकी जान को भी जोखिम में डाला जाता है। इन वाहन चालकों के पास कोई दस्तावेज नहीं होता। हनुमानगढ़ में टाउन, जंक्शन, पक्का सारना, गोलूवाला, कोहला, नोहर भादरा सहित पूरे जिले में जुगाड़ वाहनों का प्रचलन चल पड़ा है। इन्हीं वाहनों से बिल्डिंग निर्माण करने वाले भी अपना सामान मंगवाते हैं। जुगाड़ वाहनों पर यात्री भी सफर करते हैं। शहर से लेकर गाँव तक सैकड़ों की संख्या में जुगाड़ वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। इस तरह की गाड़ियों से आए दिन कहीं न कहीं सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। कई बार तो लोगों की जान तक चली जाती है। अब तो जुगाड़ वाहन मोटरसाइकिल के पीछे भी लोहे की बॉडी लगाकर बनाए जा रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले इन
वाहनों को रोकने से फिलहाल यातायात पुलिस भी कामयाब साबित नहीं हो रही। शहर वासियों ने बताया कि जुगाड़ू वाहनों से दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ता जा रहा है। कई जुगाड़ वाहन चालक तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक को भी ऐसे वाहनों में बैठा कर ले जा रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जुगाड़ किसी वाहन की श्रेणी में नहीं आते। आम वाहनों के लिए रोड टैक्स, इंश्योरेंस, फिटनेस सहित तमाम तरीके टैक्स दिए होते हैं, लेकिन इन वाहनों के चालकों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। नए वाहन एक्ट के अनुसार सड़क पर बिना पंजीकरण किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाना अपराध है। प्रदूषण करने वाली गाड़ियां तो कतई नहीं चलेंगी, लेकिन यह सब हो रहा है। जुगाड़ वाहन वातावरण को भी प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। शहरवासियों का कहना है कि जिला मुख्यालय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया है। यातायात पुलिस को चाहिए कि ऐसे जुगाड़ू वाहनों को पकड़कर इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें, ताकि वे आम जन की जान से खेलने से बाज आएं। सर, ये जो जुगाड़ बाइकें हैं, ये एक तो धुंध काफ़ी हो रही है, रात को धुंध हो जाती है। जैसे अब हम कोई साधन लेके निकलते हैं तो अंधेरा होता है, रोड पर दिखता नहीं है, ऐसा लगता है बाइक आ रही है। जब पास जाके देखते हैं तो वो बड़ा होता है, उसके अंदर ठुक जाती है बाइक। अब थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा नौरंगदेश्वर में जो एक्सीडेंट हुआ, बहुत आपको पता ही है। और हम प्रशासन से यही मांगा कि इस पर रोक लगानी चाहिए, तो इनका चालान कटना चाहिए। हाँ, ये अगर चलाने तो रिफ्लेक्टर भी लगवाने चाहिए इनको, पर ये रिफ्लेक्टर भी नहीं लगा कर रखते। और सरकार से, प्रशासन से यही मांग है कि बस इनको इस पर बैन लगाना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।